साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज के आपके समक्ष मैं महिला आरक्षण विधेयक के बाद बदलते हुए देश के परिदृश्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जो एनएफएचएस सर्वे हुआ है उसके आधार पर ये आंकड़ा निकल कर के आया है कि महिलाओं की जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो पर वीमेन 2 हो गई है। और पर वीमेन अगर 2 हो गई है तो निश्चित रूप से देश की जनसंख्या अब बढ़ने वाली नहीं है, ये स्टैग्नेंट हो गई है और इसके बाद घटेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इसका कारण ये है कि महिलाओं की साक्षरता भी 70% तक बढ़ गई है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं और यही कारण है कि जो राजनीतिक न्याय जिसकी बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई थी और जिसकी बात हमारे राज्य की नीति तत्वों में की गई है, उन सब को हम प्राप्त कर रहे हैं और अब वो राजनीतिक न्याय भी प्राप्त कर लिया। और राजनीतिक न्याय एक ऐसा बड़ा इंजन साबित होगा जो कि भारतीय महिलाओं को एक नए रास्ते दिखाएगा। हम उन दिनों को भी जानते हैं जबकि हमारी संविधान सभा में केवल 15 महिलाएं थीं, लेकिन उन 15 महिलाओं ने समाज में समानता लाने के लिए और महिलाओं के उत्पीड़न को बचाने के लिए बहुत सारे कानून उसमें प्रस्तुत किए और अच्छी तरह से उन्होंने डिबेट में अपने तर्क रखे। और इसी प्रकार से 1952 में पहली विधानसभा में 22 महिलाएं थीं और जैसा कि आप जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर जो कि पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नींव रखी थी। इसके अलावा श्री जो वहाँ से चुन करके आती थी बम्बई सब अर्बन एरिया से, उन्होंने महिलाओं के क्रय विक्रय और अन्य कानूनों को भी उन्होंने रखा और उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जिसके कारण हम महिलाओं का संघर्ष जो है वो तेज़ होता गया। और आज हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति 1000 पर केवल 16 बच्चों का जन्म हो रहा है और 1000 पे 10 बच्चे जो है मर रहे हैं। इसलिए यानी कि जो आज़ादी के समय जो हमारा डेथ रेट लगभग 40 था और बर्थ रेट लगभग 50 था, उसको हम बहुत कम सीमा तक करके लाए। ये हमारे विकास को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि हमारी महिलाओं में कितनी शिक्षा बढ़ी है, कितनी जागरूकता बढ़ी है और कितना वो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। जो कि साफ अगर देखें तो जो ये टीएफआर का 2 होना और इसके अलावा महिलाओं के जो बर्थ रेट है उसका कम होना, ये इन सबको दर्शाता है। अब आप देखिए आधुनिक इतिहास में अगर स्वच्छ भारत मिशन को आप देखें तो ये 2014 में जो लॉन्च हुआ था, वो आज जा कर के हम ये देखते हैं कि उसके हमने सेकंड फेज़ को भी प्राप्त कर लिया है। यानी कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कई प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश भी जो है इसमें बहुत आगे बढ़ गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा है? सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ा है, क्योंकि महिलाओं की जो शर्म थी या शर्मनाक जो स्थिति थी, जो बाहर उनको जाना पड़ता था शौच के लिए, उससे उनको मुक्ति मिल गई है। एक ऐसी प्रथा जो कि उनके सम्मान में बट्टा लगाती थी और एक ऐसे समाज को, आधुनिक समाज से उनको दूर ले जाती थी, उनको एक ऐसे समाज में पहुंचाती थी जो कि आज के 2000-4000 साल पहले का होता था। इस प्रकार से हम उनकी शेम को भी कम करने में सफल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खराब पानी है वो निकालने के लिए हमने जो अभी सेकंड फेज़ स्वच्छ भारत मिशन का किया है, चाहे उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे लिक्विड मैनेजमेंट बेस हो, उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। और उसको भी हमने उत्तर प्रदेश में भी इसको प्राप्त किया और कई राज्य इसमें प्राप्त कर रहे हैं उसको। और इसके कारण जो बीमारियां हैं वो लगातार घट रही हैं और इसके कारण बच्चों की मृत्यु भी कम हो रही है। इसलिए क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो सुधर रही है। अब हम आते हैं कि जो नई और इसके अलावा जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो आंदोलन चला, उससे भी महिलाओं में एक जागरूकता आई है और तेज़ी से लोग जो हमारे महिलाओं का प्रतिशत जो घटता हुआ जा रहा था, जो जेंडर गैप था, यानी कि 1000 पर लगभग 943 महिलाएं थीं, उसको भी धीरे धीरे वो भी जो है कम हो रहा है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वोट पड़ा था तो 60% महिलाओं ने वोट डाला था, जबकि पुरुषों ने उतने वोट नहीं डाले थे।
तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि भारत की महिला अब वो महिला नहीं रही जो कि 1950 की महिला थी, जो 1986 की महिला थी, जबकि शाहबानो जैसा मामला आया था। लेकिन अब वो 2023 की महिला है, जहां उसको 33% आरक्षण भी मिल चुका है और कानून बनाने में भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी पुरुष जो है पुरुष 90% जो है रोज़गार में हैं, लेकिन जबकि 25% महिलाएं ही कुल श्रम बल में हैं। कुल श्रम बल में 25% महिलाएं हैं। और एक दूसरे आंकड़े के अनुसार, मैकेंजी ग्लोबल के अनुसार जो 15 से 49 वर्ष के बीच में विवाहित महिलाएं हैं, उसमें केवल 32% महिलाएं ही काम कर रही हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, और जबकि 98% पुरुष इस एज ग्रुप में काम कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार ये भी है कि अगर 50% महिलाएं काम नहीं करती हैं, वो अनुत्पादक कार्यों में लगी रहती हैं, तो वो देश जो है विकास नहीं कर सकता है और विकास के अनुकूलतम स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अभी एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार अगर महिलाओं को 50% आरक्षण या 50% उनके कुल फोर्स में भागीदारी हो जाए, कुल जो श्रम बल है उसमें भागीदारी हो जाए, तो हमारी जो जीडीपी है वो 60% बढ़ जाएगी। आप विचार करके देखिए, अगर 60% जिस दिन हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम विकसित राष्ट्रों की देश श्रेणी में जा कर के खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो बढ़ती हुई शिक्षा है, बढ़ती हुई साक्षरता है, बढ़ता हुआ उनका महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए जो रास्ते मिले हुए हैं, अब वो उन रास्तों पर अपनी उड़ान सरपट दौड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और अगर ये वो कामकाजी महिलाएं बनती हैं तो उनकी आय में असमानता जो है वो कम होती है, और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। और इस प्रकार से मांग और पूर्ति की जो श्रृंखला है वो भी तेज़ी से बढ़ती है, और जो कि विकसित या विकासशील देश को या विकसित होने वाले देश को बहुत ही ज़रूरी है कि मांग और आपूर्ति की श्रृंखला जो है कायम रखें। और जब ये महिलाएं आय होगी, महिलाओं को उनकी असमानता घटेगी, वो रोज़गार में ज़्यादा संख्या में रहेंगी, तो वो नई आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेंगी, और जिससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे शिक्षा बढ़ेगी, जिससे हेल्थ केयर बढ़ेगी, और जिससे मांग और आपूर्ति बढ़ेगी, और जिसके बाद आर्थिक समृद्धि दर भी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और इन सब के हिसाब से जब हम आगे देखते हैं तो जो हमारा पिछला हुआ पूर्ववर्ती कल है वो हमको दिखाई देता है कि पूर्ववर्ती कल में हम पुरुष प्रधान समाज थे। पुरुष प्रधान की जो जकड़न है वो धीरे धीरे कम होगी, उसके बंधन टूटेंगे और महिलाएं तेज़ी से विकास की राह पर चलेंगी। महिलाओं के तेज़ी से विकास पर चलने के साथ ही साथ देश भी नई जीडीपी 60% जीडीपी की ग्रोथ करेगा और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में दौड़ करके शामिल हो जाएगा। तो अब वो दिन आ रहा है, और ये जितने भी पुरुष प्रधान समाज की निशानियां हैं, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, चाहे महिला हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, ये सारे के सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा और विकास के बुनियादी कार्यों में अगर महिलाएं लगेंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास करेगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 33% विकास जो आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, उससे आर्थिक आज़ादी भी महिलाओं को मिलेगी, और एक पुरुषवादी सोच को भी धक्का लगेगा, और उनकी जकड़नें कम होंगी, और वो सपाट विकास की दौड़ पर निकल पड़ेंगी, और देश भी उसी के साथ विकास के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो सोचा था वो धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन अभी जब तक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता है तब तक शायद हम पूरा का पूरा न्याय महिलाओं को नहीं दे पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से ये आपका 33% आरक्षण का बिल राज्य में वहाँ से पास हुआ है, उस प्रकार अब कोई भी पार्टी ये महिलाओं को कम नहीं आकलन कर सकती। महिलाओं का जो योगदान है, महिलाओं की जो शक्ति है, हर पार्टी समझ रही है, और वो जानती है
कि अगर हम इस बिल को या इस तरह के उनके जो भी उनकी सशक्तिकरण के लिए की जा रहा, अगर उसमें हम कहीं बाधा बनेंगे तो अगली बार महिलाएं हमको लोकसभा में पहुंचने से भी बाधा पहुंचाएंगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में अब शामिल होने के लिए अपना कदम बढ़ा चुका है और जल्दी ही उसमें शामिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।